Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 जून 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सेंट किट्स को, सेंट किट्स एंड नेविस इसका बेसिकली पूरा नाम है। तो देखना मैप में कहाँ पर है, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखने के बाद फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पेज नंबर 1 पे सबसे पहले हम एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। यहाँ पे बात करी गई है ओडिशा के ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। तो जैसा हम लोग पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और अभी क्या हुआ है कि उन्हीं ग्रुप्स में से बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोविड फैला था। नाउ अभी उस कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को कि जो वैक्सीनेशन टीम है वो वहाँ पर पहुँची इनको वैक्सीन देने के लिए। तो ये गांव बिल्कुल साफ मिला, आप देख पाओगे कोई भी नहीं है यहाँ पर, ये लोग खाली करके भाग गए, एक तरीके से डर बैठ गया इनके अंदर ये वैक्सीनेशन को लेकर, उस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया कि जब वहाँ पे वो टीम पहुंची तो 4 से 5 लोग वहाँ पे देखने को मिले और उन 4-5 लोगों ने भी मना कर दिया पूरी तरह से कि हम लोग ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये है कि पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ के अंदर है और चांसेस ये हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बने और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे सिलेबस का पार्ट भी है ये। तो पिछले महीने आपको मालूम होगा एक ग्रुप है जिसका नाम है डोंगरिया कोंड और ये पीवीटीजी के अंदर में आता है और इस ग्रुप के अंदर ये कोविड काफ़ी तेज़ी से फैला था, उसी वजह से न्यूज़ के अंदर था। तो ये पीवीटीजीज क्या होते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, सबसे पहली बात इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताई दी। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में आपके 2-3 टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू एससीज एंड एसटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, हेल्थ का टॉपिक आ गया, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। नाउ जो ये पीवीटीजी है ना, इसको पहले पीटीजी बोला जाता था, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला जाता था। बाद में लगभग 2006 में जो सरकार है हमारी भारत सरकार, उन्होंने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया और 1975 में सरकार ने एक तरीके से इन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना चालू करा और साथ ही साथ लगभग यहाँ पर 52 ग्रुप्स यानी 52 ग्रुप्स को पीवीटीजी के अंदर डिक्लेयर कर दिया था। कहाँ पर, कब, 1975 के अंदर। और फिर उसके बाद 1993 में 23 ग्रुप्स को इसके अंदर और ऐड कर दिया कि अब यहाँ पर 23 ग्रुप्स और आ जाएंगे। तो अभी तक हमारे पास 75 पीवीटीजीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लगभग 750 शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर से। जो आदिवासी लोग हैं वो आपको ओडिशा के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और खासकर मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ जो ये पीवीटीजी है ना, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो जिनकी पॉपुलेशन एग्जैक्टली जो उनकी जनसंख्या है वो काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है, वो लोग उनकी आप कह सकते हो खत्म हो रहे होंगे, वो बहुत सारे लोग जिनकी डेथ भी हो रही होगी। ठीक है, तो एक तरीके से उनको हम लोग यहाँ पर पीवीटीजी के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे लगभग, ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, और जितने भी पीवीटीजीज हैं उसमें से ज़्यादातर ओडिशा के अंदर ये ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन ये होगा कि सरकार कैसे क्लासीफाई करती होगी पीवीटीजी को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, सिंपल सा वही है कि अगर किसी ग्रुप की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है और वो थोड़े से बचे हुए हैं, लगभग 500,000 लोग बचे हुए हैं उस ग्रुप के, तो उनको यहाँ पर पीवीटीजी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। साथ ही साथ जहाँ पर जिन लोगों के अंदर लिटरेसी लेवल काफ़ी लो होता है उनको भी यहाँ पर पीवीटीजी में डिक्लेयर किया जाता है। ओके, नाउ अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इन लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है कि आप लोग यहाँ पर ये वैक्सीन लगवाओ। बहुत सारे ग्रुप्स कन्विंस हो चुके हैं लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स कन्विंस नहीं हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और इस आर्टिकल को आप लोग अपने वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। बात करी गई है बुद्धा देव दास गुप्ता जी के बारे में, इनकी डेथ हो गई है तो उसी वजह से पर्टिकुलर पर्सन न्यूज़ के अंदर है। यहाँ पे इनको बोला जाता है एक ओरिजिनल आइकन सिनेमा का,
और इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया है सिनेमा के अंदर, काफ़ी हद तक आप कह सकते हो सिनेमा को ऊपर लेकर गए हैं ये। और इन्हीं की डेथ हुई है, किडनी रिलेटेड कुछ बीमारी थी तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। इनकी पहली फीचर फिल्म थी दूरतवा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 1978 के अंदर। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी और भी फिल्म्स बनाई, यहाँ पर ये इनके बारे में नाम मेंशन किया गया है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे अवार्ड्स इनको दिए गए, जैसे कि 12 नेशनल अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। 2 बार इनको नॉमिनेट किया गया प्रेस्टिजियस गोल्डन बेयर के लिए, कहाँ पर, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, जो इनकी पिक्चर्स थी उनके लिए। उसके बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, फिर उसके बाद 1 साल बाद इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। तो कहाँ पर, स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और ये आर्टिकल फ्रंट पेज पर आया है। तो काफ़ी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तरीके से आप सिर्फ इनका नाम याद रख सकते हो और किस पर्टिकुलर करियर से रिलेटेड हैं, तो इस चीज़ को याद रख सकते हो, ताकि आप लोग अगर वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग ईजिली सॉल्व आउट कर पाओ। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ऊपर आपको देखने को मिलेगा, बात करेंगे बिहार के बारे में, ठीक है। आर्टिकल बकवास है लेकिन यहाँ पे हाईलाइट किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं निकलेगा। है क्या कि जो बिहार है वहाँ पर पहले तो जो कोविड के टोल था, डेथ टोल बेसिकली, यहाँ पे कैजुअलिटीज़ जितनी भी हुई थी वो पहले कम हुई थी, लेकिन एक तरीके से कम डेटा दिखाया जाता रहा था, लेकिन वापस से जब इसको रिकाउंट किया तो वो डेटा बढ़कर निकला, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे बढ़कर निकल कर आया, तो सब लोगों ने यहाँ पे एक्यूज़ करना चालू कर दिया नीतीश कुमार की सरकार को कि यहाँ पर ये डेटा गलत तरीके से काउंट किया गया था, और अभी भी यहाँ पर ये डेटा सही है या नहीं है, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल आता है महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। अब इस आर्टिकल का आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जब भी एनवायरमेंट से रिलेटेड बात आएगी तो महाराष्ट्र सरकार ने क्लियर किया एक एक्शन प्लान कि जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है, उन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो प्लान ऑफ एक्शन है, ये इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे एक मेथड लगाया जाएगा जिससे कि जो भी ट्री है, जो भी पेड़ है, उसके एज ग्रुप्स को डिफाइन किया जाएगा, साथ ही साथ एक कंपनसेटरी प्लांटेशन होगा, रूल्स काफ़ी सारे होने वाले हैं, महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी होगी, उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ बनाने वाले हैं, ट्री सेंसस होगा, ठीक है। मतलब ये सब कुछ हम लोग करके ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो जब भी एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक लोगों कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके का एक तरह करंट एग्जाम्पल लिखते हो तो ये काफ़ी एक अलग से इंप्रेशन डालता है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या चीज़ें हैं, जो महाराष्ट्र का अर्बन एरिया प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे अमेंडमेंट किया जाएगा और इसमें भी चेंजेस करे जाएंगे ताकि ट्रीज को और अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए। अब यहाँ पे ये तो हुआ आर्टिकल एक तरफ, लेकिन एक आर्टिकल अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, यही स्टेप हरियाणा सरकार ने भी उठाया था, लेकिन उन्होंने एक स्कीम निकाली थी। वो स्कीम क्या थी, देखो द हिंदू ने उसको कवर करानी है, वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरियाणा सरकार ने भी एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने बोला कि जो भी पेड़ जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर हो चुकी है उन पेड़ को पेंशन दी जाएगी। जी हाँ, पेंशन दी जाएगी पेड़ के लिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हरियाणा सरकार ने निकाला, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कोविड की वजह से ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिला, बहुत सारे लोगों की जान गई है इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ऐसा फ्यूचर में ना देखने को मिले, ऐसा कोई क्राइसिस फ्यूचर में ना हो, तो उसकी वजह से ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो ऐसे स्टेप यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसी आर्टिकल के साथ यहाँ पर सोचा इसको भी मैं बता दूं, आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो जो भी 75 ईयर्स से ज़्यादा पुराने पेड़ हैं, 75 साल से ज़्यादा पुराने, उनको पेंशन दिया जाएगा। हर साल 2500 रुपये का पेंशन होगा हर पेड़ के लिए। लेकिन ये है कि ये पेंशन हमेशा से बढ़ता रहेगा, आने वाले टाइम पे भी हर साल जो है ये इंक्रीज़ होता रहेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है एक और अच्छा आर्टिकल है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, ये अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वेदर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ओपन डायरेक्ट टॉक्स विद द तालिबान और नॉट। मतलब कि तालिबान से हम लोग को बातचीत करनी चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इसको हम लोग ओवरऑल सिनेरियो को समझते हैं, ठीक है। जो भी आप लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे होंगे वहाँ पर पूरी तरह से ये आप कह सकते हो इशू वगैरह को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ पे छोटा सा आपको इशू समझा देता हूँ ताकि इस चीज़ को आप लोग कनेक्ट कर सको इसके बैकग्राउंड से।
तालिबान क्या है? तालिबान बेसिकली एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, लेकिन और बहुत सारी कंट्रीज एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी रिकग्नाइज करती हैं तालिबान को। तो तालिबान कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? अफगानिस्तान के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर हमेशा से ही अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में ये डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये डिस्प्यूट तो चल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे यूएसए की ट्रूप्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यूएसए के जवान भी हैं, ठीक है। और ये जो यूएसए के जवान हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, ये 2001 के अंदर एंटर करे थे अफगानिस्तान में। ऐसा क्यों? ऐसा तब हुआ था क्योंकि अफगानिस्तान में उस समय पर वहाँ पर अलकायदा देखने को मिलता था, जो कि ओसामा बिन लादेन उसको लीड करता था, ठीक है। अब 2001 में फिर यूएसए यहाँ पे कैसे पहुंचा? चलो ये तो अलकायदा देखने को मिला, ओसामा बिन लादेन देखने को मिला, ये अफगानिस्तान की बात है, लेकिन यूएसए यहाँ पे कैसे पहुंचा? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि 2001 में एक अटैक हुआ था जिसको 9/11 अटैक बोला जाता है। कहाँ पर? यूएसए के अंदर, ठीक है, जो सितंबर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 2001 के अंदर ये अटैक हुआ 9 सितंबर, तो उसी की वजह से यहाँ पर इसको 9/11 अटैक बोला गया है। तो अब क्या है ना कि 11 सितंबर को अटैक हुआ था। अब ये हुआ कि वहाँ पे जब अटैक हुआ तो वहाँ उस समय HW जॉर्ज बुश थे शायद, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि देखो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बैठाया कि कि अटैक किसने करवाया है। और जब ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला तो वो ये एक तरीके से ओसामा बिन लादेन का नाम आया कि ओसामा बिन लादेन ने ये अटैक करवाया है, ठीक है, अलकायदा है इसके पीछे। तो यहाँ पर जो उस समय प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने यहाँ पर बोला है किससे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में उस समय पर 2001 के आसपास तालिबान लीड करता था। तालिबान से बोला कि आप लोग क्या करो, टेररिज्म को पहली बात तो पूरी तरह से ख़त्म कर दो अफगानिस्तान से, साथ ही साथ जो ये ओसामा बिन लादेन है वो यूएस को सौंप दो। लेकिन तालिबान ने इस चीज़ को मना कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा सिनेरियो चलता रहा। फिर जब ये सारी चीज़ें मना करी गई तो यहाँ पर यूएसए ने सोचा अब हमें टेररिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, और यूएसए ने अपने जो ट्रूप्स थे वो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर भेज दिए थे। ये पूरा सिनेरियो था, लेकिन तब से ट्रूप्स वहीं पर रह चुके हैं इनके। एक तरीके से यूएसए तब से वहीं पर फंसा हुआ है, वहीं पर जो है शांति बनाने में लगा पड़ा है, वहीं पर उनकी सरकार एस्टेब्लिश करने में लगा पड़ा है। वहाँ पे इतना पैसा खर्च कर दिया है, पानी की तरह बहाया है यूएसए ने। तो ऐसा यहाँ पे सब कुछ देखने को मिला। नाउ यूएसए अब यहाँ पर ये सोच रहा है कि हम लोग कब तक इन चीज़ों को देखेंगे। अब यूएसए वहाँ से निकलना चालू कर रहा है, और आपको तभी आपको मालूम होगा, बार बार आप न्यूज़ देखते होंगे विड्रॉवल ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वो इसी तरीके का आर्टिकल है कि यूएसए अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है वहाँ से, और सितंबर तक वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। नाउ अब जब ये ट्रूप्स विड्रॉ हो जाएंगे, अब यहाँ पर ये हमारा इतिहास खत्म हुआ, तो विड्रॉ हो जाने के बाद जो है हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर वापस से जो है तालिबान ये एक्टिवेट हो पूरी तरह से, और वापस से अपना कंट्रोल दिखाना चालू करे। वापस से जो है ये डिस्प्यूट्स वगैरह जो हम लोगों को पहले देखने को मिलते थे वो चीज़ें देखने को मिले। और अगर अफगानिस्तान के अंदर होंगी तो अफगानिस्तान से तो बॉर्डर शेयर करता ही है इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत इंडिया के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या तो उसी मुद्दे को लेकर बोला गया है क्या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उनको बातचीत करनी चाहिए तालिबान से कि किस तरीके से डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करे जाएं, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिले। यह है कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे का इसका पूरा इतिहास आप लोग समझोगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रह गई होंगी, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर्स हैं कि वो एक्ट कर सके, एक तरीके से एक्शन ले सके अगेंस्ट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनका बैकग्राउंड पूरी तरह से क्रिमिनल से भरा पड़ा रहता है, यानी क्राइम कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्राइम्स कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस ने। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि उन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट यहाँ पर स्टेप्स उठाए, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक्शन ले, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। तो उनके पास पावर है, ये बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। इतनी सी बात है। लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल भी हमने डिस्कस किया था, मैं आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में आपको बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली है क्या, ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका मेन काम ये है कि जो भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं भारत के अंदर, उस इलेक्शंस को अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाना, साथ ही साथ जो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए या फिर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर जहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं उन सबको एडमिनिस्टर करने का ये काम करती है। बैकग्राउंड की बात करें तो पार्ट 15 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है इलेक्शन से, और इसी वजह से यहाँ पर इस कमीशन को इन मैटर्स के रिगार्डिंग बैठा रखा है कि ये कमीशन जो है इलेक्शन की रिलेटेड चीज़ों को देखेगा। इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पर, कब, विद द कॉन्स्टिट्यूशन
लगभग 25 जनवरी 1950 में। और आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डील करता है कि जो भी इलेक्शन कमीशन है उसके मेंबर्स हैं, उनकी पावर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, टेन्योर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। पॉलिटी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत की, आपको उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, वहीं पर ये एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इस कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर बात करी गई है क्या कौन होता है। तो इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मेन पर्सन, उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट होकर आए हैं और अभी कुछ दिनों पहले जो है एक इलेक्शन कमिश्नर भी आए हैं। जरा नीचे कमेंट सेक्शन में दोनों के नाम बताओ। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई, टेन्योर वगैरह कब का है, 6 साल तक सर्व कर सकते हैं, 6 साल के लिए यहाँ पर टेन्योर होता है। साथ ही साथ जो है 65 साल तक उनके लास्ट स्टेज होता है। और जो इनकी सैलरी और पर्क्स होती हैं वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह बिल्कुल सेम देखने को मिलती हैं। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, यानी उनको रिमूव कैसे किया जाएगा, तो वो भी बिल्कुल सेम होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर किसी भी पर्सन का मिसबिहेवियर है, यानी कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मिसबिहेव करता है, तो उस ग्राउंड के अकॉर्डिंग पर यहाँ पर उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और रिमूव के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है 2/3 मेजोरिटी की, और उसके बेसिस पर यहाँ पर उसको रिमूव किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकता रिमूवल के लिए, आपको ध्यान देखना है। ठीक है, जो CAG होते हैं यानी कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, इनके जजेस को अगर रिमूव किया जाएगा तो इनके लिए ध्यान रखना इम्पीचमेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो टर्म इम्पीचमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा सकता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, बाकी लोगों को रिमूव करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, इसका मेन फंक्शन यही है कि एकदम तरीके से अच्छे तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, हर एरिया में इंडिया में पूरी तरह से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रल रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, वो प्रिपेयर करना, पोलिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ पर लगाना है, वो सब काम यहाँ पर ये डिसाइड करता है। अगर किसी को, आप कह सकते हो किसी भी पार्टी को इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करने हैं तो वो भी यहाँ पर ये सब कुछ आप कह सकते हो कंडक्ट करता है। ठीक है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि लागू करा जाता है इलेक्शन से पहले, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर यही देखता है। इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस यही है कि देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, लेकिन फ्री और फेयरनेस, यानी कि शांति से एकदम कंट्री के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट हो सकें ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है, एक पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे बोला गया कि देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हो कि फेक न्यूज़ वगैरह ये सब तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ इस्लामोफोबिक कंटेंट भी देखने को मिलेगा जो इस्लाम के खिलाफ देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को भी रोका जाए, ऐसा यहाँ पे पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को लेकर स्टेप उठाया, एक तरीके से डायरेक्ट किया है CBI को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ठीक है, यहाँ पर कि वो जांच पड़ताल करे इस ट्विटर के अगेंस्ट में। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर। और इसके ऊपर जो पिटीशन डाला गया वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डाला गया, आपको मालूम होगा तबलीगी जमात वाला एक मुद्दा हुआ था पिछले साल, जब ये बोला गया कोरोना वायरस पूरे कंट्री के अंदर फैला है, वो तबलीगी जमात की वजह से फैला है, ऐसी सारी चीज़ें बोली गई। एक तरीके से इस्लामोफोबिया देखने को मिला, मुस्लिम्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट में। ऐसा बोला जाता है मुस्लिम एक कोरोना वायरस सुपर स्प्रेडर है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे ट्विटर में ट्रेंड हो रही थी ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ के देखते हुए यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि एक पर्सन है जिनका नाम है ख्वाजा एजाजुद्दीन, इन्होंने यहाँ पर ये पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके रिगार्डिंग अब स्टेप उठाया जाएगा और देखा जाएगा यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट में यहाँ पे ये भी बोला गया है कि देखो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आप लोगों को और क्या क्या देखना है। सबसे पहली बात तो जो हमारे रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग हेट मैसेज हो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट, वो भी यहाँ पर देखना चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर रिलीजन के खिलाफ अगर कोई चीज़ें आ रही हैं तो उस चीज़ के खिलाफ भी यहाँ पर ये स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें अपने लॉस के अंदर इंक्लूड करो। नाउ अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। ठीक है, 2 बॉडी ऐसी हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, CBI और NIA। ये दोनों आपका लक्ष्मीकांत के अंदर पॉलिटी में पढ़ोगे तो दोनों एक चैप्टर है, एक पूरा का पूरा CBI के ऊपर चैप्टर पर देखने को मिलेगा और एक NIA के बारे में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ आप लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है पूरा का पूरा वहाँ पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ क्या है। CBI को सेटअप किया गया था 1963 में, एक रिजोल्यूशन था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसके अकॉर्डिंग में। नाउ जो CBI है वो किसके अंडर में आता है, ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अकॉर्डिंग इसके अंडर में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। CBI को एस्टेब्लिश करने के लिए एक रिकमेंडेशन आया था, वो दिया गया था संथनम कमेटी के द्वारा। ठीक है,
और उसके बाद जो सीबीआई है एक स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं है, ठीक है। ये पावर्स आती हैं कहाँ पर, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर पावर्स दी जाती हैं सीबीआई को। आपको ध्यान रखना है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। नाउ सीबीआई एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि सरकार के लिए कोई करप्शन वगैरह हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टेप उठाती है। साथ ही साथ असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को। एक नोडल एजेंसी है जो कि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। साथ ही साथ इंटरपोल के बिहाफ में भी यहाँ पर ये स्टेप उठाती हुई चलती है। सीबीआई का जो हेड होता है वो एक डायरेक्टर होते हैं। अभी हाल ही में डायरेक्टर चूज होकर आए थे सीबीआई के, कौन है ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन बताओ नाम। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है काफ़ी सारे ऑफेंसेस को, लगभग 69 सेंट्रल लॉस के अकॉर्डिंग में और 18 स्टेट एक्ट्स और 231 ऑफेंसेस जो कि आईपीसी के अंदर हैं, इंडियन पिनल कोड के अंदर, उन सब के अगेंस्ट यहाँ पर सीबीआई जांच पड़ताल कर सकती है। उसके बाद जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो क्या है, ये भी एक चैप्टर पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मीकांत में। ये एक स्टेट एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो आतंकवाद है, साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिलती है, उन सब चीज़ों को रोका जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एनआईओ को लेकर आया गया। आपको मालूम होगा मुंबई के अंदर एक काफ़ी बड़ा टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद यहाँ पर हमने सोचा कि इसको रोकने के लिए कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए। देन उसके बाद हमने एनआईओ को एस्टेब्लिश किया। ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग में हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है यूएस डोनेट करेगा लगभग 500 मिलियन डोजेस, यानी कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने वाला है दुनिया भर को, लगभग 500 मिलियन डोज देने वाला है। और जो 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, साथ साथ जो अफ्रीकन यूनियन है, उनके ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाएगा। तो यूएस परचेज करने वाला है 500 मिलियन डोजेज ऑफ फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन और फिर उसको डोनेट करेगा 92 मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, अफ्रीकन यूनियंस के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे इस साल का टारगेट यह है कि 200 मिलियन डोजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और 300 मिलियन डोजेस को अगले साल मिडिल ईयर तक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये सारा गोल सेट किया गया है। साथ ही साथ यूएस ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लगभग 80 मिलियन डोजेस यहाँ पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे टू द अदर कंट्रीज। लेकिन ध्यान रखना ये सब चीज़ें जो चल रही हैं वो कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर में चल रही हैं। कोवैक्स कोई वैक्सीन नहीं है, बेसिकली एक प्रोग्राम है जहां पर जो रिचर सेक्शन वाली कंट्रीज होंगी वो पुअर कंट्रीज की हेल्प करेंगी बाय प्रोवाइडिंग देम अ वैक्सीन। नाउ उसके बाद जो इंडिया है, अगर हम बात करें, इंडिया भी रिसीव करने वाला है इन्हीं में से ये वैक्सीन, और ये जो यूएस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा इन वैक्सीन्स को, ठीक है। उसके बाद हाँ, बस यहाँ पे इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता कितना मिलेगा। बोला ये जा रहा है विद अ फ्यू मिलियन वैक्सीन ही मिलेंगी, ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी नहीं। तो फिलहाल कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देखने को मिलेगा ही। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आगे इन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी लगातार इस साल न्यूज़ के अंदर है, अगले साल हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बने। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू देखने को मिला, यानी कि वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री ने अपना कंट्रोल जमाया। नाउ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मिलिट्री ने जो वहाँ की लीडर है म्यांमार की, एक तरीके से आंग सून सू की, तो इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए हैं। बोला यह गया है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया है, तो इनके ऊपर इलीगल चार्जेस लगा दिए गए। मुद्दा क्या है आपको समझाता हूँ। 1 फरवरी को क्या हुआ था वहाँ पर म्यांमार के अंदर, जो वहाँ की मिलिट्री है उसने मिलिट्री कू कर दिया, मतलब कि तख्ता पलट कर दिया। मतलब क्या है इसका तख्ता पलट का, जो पहले वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, एनएलडी नाम की हुआ करती थी, उसकी लीडर ये थी ऑन्ग सुन सू की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह सबको हटा दिया इन्होंने। बोला कि अब यहाँ पे जो राज होगा वो मिलिट्री का होगा, और मिलिट्री का राज अभी तक वहाँ पर चलता हुआ भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये मुद्दा है। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोला कि देखो इसके ऊपर, इनके ऊपर पहली बात तो ये 1 फरवरी से ही परेशान है। जो यहाँ पर ये ऑन्ग सान सू की लीडर हैं, ये काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज के टाइम पर इनको आप कह सकते हो काफ़ी लंबे समय से कस्टडी में भी रखा गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। नाउ अब इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं कि इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने इलीगल गोल्ड का पेमेंट लिया है, साथ ही साथ एक तरीके से जो $500,000 लिए हैं कैश में लिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई, इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए। और आपको बता दूं ये 75 साल के हैं, 75 ईयर्स ओल्ड हैं, नोबल लॉरेट हैं, ठीक है, इनको नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है। और यहाँ पे जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, साथ ही साथ मिलिट्री ने तो लगाए, साथ ही साथ जो यंगन रीजन के चीफ मिनिस्टर हैं, यंगोन, याद रखना म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है यंगोन, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनके सीएम ने भी काफ़ी सारे इलीगल चार्जेस लगाए हैं इनके ऊपर। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। जो एंटी करप्शन कमीशन है वहाँ पे देखने को मिलेगा, उन्होंने भी यहाँ पर इनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस फाइंड करे हैं। तो ऐसी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखेंगे आने वाले टाइम पे क्या सिचुएशन देखने को मिलती है म्यांमार को लेकर।
आगे बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो यहाँ पे बात करेगी ये डेल्टा वेरिएंट की। डेल्टा वेरिएंट आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा फैलता हुआ, खासकर यूके के अंदर यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये स्टेटमेंट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं यूके के अंदर आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और जो यूएस में यानी मैं अब अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक आप कह सकते हो कि टॉप वायरोलॉजिस्ट देखने को मिलेंगे जिनका नाम है एंथनी फॉची। इन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि यूके के अंदर काफ़ी बुरी सिचुएशन है और हम नहीं चाहते कि अमेरिका के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिले, तो उसकी वजह से अमेरिका प्रोटेक्ट करे। नाउ क्वेश्चन ये है, ये डेल्टा वेरिएंट कौन सा है? ये डेल्टा वेरिएंट वही है जो इंडिया के अंदर सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था और WHO ने इसको नाम दिया है डेल्टा, ठीक है, B.1.617.2 करके, ठीक है। नाउ ध्यान रखना, WHO ने बोला है कि किसी भी कंट्री का नाम यहाँ पे नहीं आना चाहिए किसी भी वेरिएंट के आगे, जैसे कि इसको पहले इंडियन वेरिएंट बोला जाता था या फिर ब्रिटेन के अंदर मिला है तो ब्रिटेन वेरिएंट बोला जाता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रेसिज्म वगैरह काफ़ी हद तक प्रोमोट होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को नाम दिया गया और बहुत सारे अलग अलग वेरियंट्स का नाम दिया गया, जैसे कि जो यूके के अंदर वेरियंट देखने को मिला था उसको अल्फा दिया गया, जो इंडिया के अंदर देखने को मिला है उसको डेल्टा दिया गया है, ओके। और डेल्टा वेरियंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डेल्टा वेरियंट अगर किसी को होता है तो वो एक बंदा 6 लोगों को कर सकता है, और फिर आप कह सकते हो ये दूसरा एक 6 को करेगा, फिर ये 6 को करेगा, ये 6 को करेगा, तो इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हायर देखने को मिलता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर श्रीलंका के बारे में बातचीत करी गई है। श्रीलंका के अंदर जो शिप देखने को मिला था उसके ऊपर जिसके अंदर आग लगी थी उसका नाम है MV एक्सप्रेस पर्ल, तो उसको एक तरीके से अब की बार इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई है, क्या क्या नुकसान हुआ, एनवायरमेंट के ऊपर कितना नुकसान इसका पहुंचा हुआ नजर आया है। पेज नंबर 12 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल है, बात करी गई है ऑटो रिटेल सेल्स जो है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आया है। बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा गिरता हुआ नजर आ रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, और यहाँ पे लॉकडाउन्स वगैरह लगे हैं तो लोग बाहर नहीं निकल रहे, क्या खरीदेंगे, कार गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वजह से भी हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से गिरा है। ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल दिया गया है वो FADA के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। उससे पहले मैं एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग कहते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ बता दिया करो, आज मैं बता देता हूँ ऐसी एक आर्टिकल, यही जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बॉक्सिंग स्टार है, इनका नाम है डिंको सिंह, ठीक है। यहाँ पर इनकी डेथ हो गई एक तरीके से, उसी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सन न्यूज़ के अंदर हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे इंडियन बॉक्सर्स को इंस्पायर किया है। तो ध्यान रख सकते हो, आपसे क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में, ठीक है। जो UPSC में नहीं बनेगा, UPSC स्पोर्ट्स सेक्शन से नहीं पूछता है क्वेश्चन, लेकिन वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो आगे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। आज आपको बेसिकली 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग स्किप कर सकते हो ईजिली। नाउ पहला आर्टिकल तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बात करी गई है टेरर इन द साहेल रीजन, यानी कि जो अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पर बहुत सारा टेररिज्म देखने को मिलेगा, बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे, और उसी को लेकर बात करी गई है बुर्किना फासो की। तो जो बुर्किना फासो वाला रीजन है वहाँ पर काफ़ी बड़ा मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुआ, बहुत सारे लोगों की जान गई। इनफैक्ट अभी तक बहुत सारे मिलिटेंट्स ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है बुर्किना फासो के अंदर। चलो मैं आपको मैप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करूँगा इसके बारे में। तो जैसा कि आजकल मैं जियोपॉलिटिक्स ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो मैप है ये काफ़ी बेहतर मैप है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो ये मैंने पूरा का पूरा अफ्रीका का मैप लगा दिया, एक तरीके से अफ्रीका यूनियन है पूरा का पूरा, और ये जो है ये वाला मैप है, इसके अंदर ये बताया गया है जो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर एक्टिव मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे आप कौन कौन से रीजन न्यूज़ के अंदर है, एक तरीके से कहाँ पर आपको इस्लामिस्ट ग्रुप देखने को मिलेंगे, वो ये वाला लाइन है, ठीक है, इस वाले रीजन में, ठीक है। आपको ध्यान देना है जो बीच वाले रीजन है, जैसे कि यहाँ पर मॉरिशना हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, बुर्किना फासो, घाना नीचे हो गया, इधर आइवरी कोस्ट हो गया, कैमरून हो गया, इधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, सूडान, साउथ सूडान, ठीक है, युगांडा, तंजानिया, इथियोपिया और एरिट्रिया। तो ये वाली लाइन जो है यहीं पर अफ्रीका के अंदर, यहीं पर इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस्लामिस्ट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। और ये पिक्चर इतना शानदार है जो कि अफ्रीका के एक्टिव मिलिटेंट आप कह सकते हो अफ्रीका के सेंटर की वेबसाइट से निकाला गया है। अभी उसकी वेबसाइट पर जाकर पिक्चर निकाल के लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे बताया यह है कि कौन कौन सी कंट्री के अंदर, कौन कौन से रीजन के अंदर कितने कितने ग्रुप्स हैं और कौन कौन से ग्रुप्स हैं। जैसे कि सोमालिया के अंदर आपको यहाँ पर अल शबाब देखने को मिलेगा, इस्लामिक स्टेट यानी कि ISS देखने को मिल जाएगा, तो जो कि काफ़ी खतरनाक है। और नाइजीरिया,
नाइजीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक देखने को मिलेगा बोको हराम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ISWAP देखने को मिलेगा, यानी कि इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस करके यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है नाइजीरिया के अंदर। उसके बाद कीनिया के अंदर अल हजरा देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी यहाँ पर हैं, जैसे कि ग्रुप्स के बारे में बात करी गई है। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले थे, हाँ जिसके बारे में बात करने आए उसको हमने छोड़ ही दिया, ठीक है। इतना यहाँ पे बात करी गई है बुर्किना फासो की। तो बुर्किना फासो ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, कोई ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ये बुर्किना फासो एक जगह का नाम है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा ये मिलिटेंट्स ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अंसारुल इस्लाम और भी बहुत सारे हैं, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा, मूवमेंट फॉर यूनिटी एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका, सहारा एमिरेट्स ब्रांच ऑफ एक्यूएम और भी अंसार डाइन, बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स आपको बुर्किना फासो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा इतने सारे ग्रुप्स हैं, इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? तो सबसे खतरनाक नाइजीरिया के अंदर देखने को मिलेगा, जो ये हरे कलर का है ना, बोको हरम, ये वाला ग्रुप, ठीक है। ये अभी हाल ही में न्यूज़ के अंदर था पिछले 2-3 दिन पहले। क्यों? क्योंकि जो बोको हरम का लीडर है उसने अपने आप को मार लिया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था ISWAP के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और बोको हरम काफ़ी खतरनाक है, इन्होंने लगभग अभी तक 30,000 से ऊपर लोगों की जान ले ली है। और इनफैक्ट एक साल में क्या हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, इन्होंने 276 के आसपास 270 से ज़्यादा लड़कियों को किडनैप कर लिया था। उसकी वजह से बोको हराम ज़्यादातर न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। ये हमने इसको कवर कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाँ, कीनिया भी न्यूज़ के अंदर है, कीनिया को ध्यान रखना। कीनिया न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, एक तरीके से लामू पोर्ट बनाया जा रहा है और उसको जो चाइना है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे देख लिया करो मैप में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ के अंदर है, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि मोरक्को न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मोरक्को से आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो स्पेन देखने को मिलेगा। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में हाल ही में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ है, उसकी वजह से ये दोनों न्यूज़ के अंदर है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे रीजन देखने को मिल जाएंगे जो कि न्यूज़ के अंदर हैं, जैसे नाइजीरिया मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलो जैसे जैसे न्यूज़ के अंदर और चीज़ें आती रहेंगी उसको हम लोग कवर करते रहेंगे। नाउ यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ बुर्किना फासो कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाओ, क्योंकि होता क्या है, लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बुर्किना फासो देखने को मिल जाएगा। और इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, तो इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इंडिया से आप वेस्टर्न साइड पर जाओगे, इधर वाले एरिया में आओगे, ऊपर आपको मिडिल ईस्ट वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। फिर मिडिल ईस्ट को क्रॉस करते करते ये अरब नेशन देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये आपको अफ्रीकन नेशंस देखने को मिल जाएंगे। और जो ये बुर्किना फासो है, ये आप देख सकते हो किस किस से बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, अपना बेनिन से, टोगो से, घना से, और इसको आइवरी कोस्ट बोला जाता है, यहाँ से अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। देन उसके बाद और कहाँ से बाउंड्रीज को, नाइजर से शेयर करता है, माली से ऊपर शेयर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को देख सकते हो। और यहाँ पर अभी एक कंट्री और न्यूज़ के अंदर थी, आपको मालूम होगा, यहाँ पर ये वाली कोंगो वाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ के अंदर देखने को मिल जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आते हैं वापस आर्टिकल की तरफ। तो इस आर्टिकल में, ठीक है, जो चीज़ें हैं उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। ये ISWAP कहाँ पर है, बोको हरम कहाँ पर है, ठीक है, ये नाइजर के अंदर यहाँ पे कौन सा है, बुर्किना फासो क्या है, बोको हरम सबसे डेंजरस ग्रुप है, ये हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको मैप के अंदर ही अच्छे से कवर करवा दी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आता है लास्ट आर्टिकल आज का, बात करी गई है ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, यानी कि ऐसा वर्ल्ड जिसके पास बॉर्डर ना हो। ये सिर्फ एक ड्रीम ही हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर कोई बॉर्डर्स ना हो, सब कुछ एक जैसा लगे, तो सिर्फ ड्रीम ही, सपना ही हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये राइटर हैं, काफ़ी बेहतरीन इन्होंने लैंग्वेज लिखी है और एक तरीके से इन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छे से बताई गई हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, इनका खुद का ओपिनियन है, काफ़ी आप कहीं पे चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, कहीं बड़ी चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे, तो इनका ये पर्सनल ओपिनियन है, इन्होंने खुद बताया आर्टिकल में नीचे की साइड, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसी के बेसिस पर हमने आज का थंबनेल लगाया है। बात ये क्या करी गई है यहाँ पर है, देखो कंट्री के अंदर बहुत सारा रेसिज्म, अगर अब देखो यहाँ पे कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर की बात हो रही है, रेसिज्म देखने को मिलेगा, ह्यूमैनिटी के खिलाफ काफ़ी सारे अत्याचार देखने को मिलेंगे। माइग्रेंट वर्कर्स आप कह सकते हो मैक्सिको के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सोमालिया के अंदर लोग हैं परेशान, बांग्लादेश से इंडिया के अंदर लोग आ रहे हैं। खासकर इन्होंने टारगेट किया है माइग्रेंट वर्कर्स को, जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज के टाइम पर, उनके रिगार्डिंग आप लोग को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इधर से उधर जा रहे हैं। उसके बाद अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला था,
वहाँ पे काले गोरों को लेकर हमेशा भेदभाव देखने को मिलता है। और एक आपको मालूम है हाल ही में हुआ भी था एक, जिस पे एक पुलिस वाले ने किसकी, जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर पैर रखकर उसको मार दिया था। तो उसी वजह से यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली थी। ठीक है, नाउ वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी क्योंकि उनकी गर्दन पर रखकर एक पुलिस वाले ने, आप कह सकते हो, नेक पर अपनी नी रख के दबाए रखा और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद क्या बोला गया, जो दुनिया के अंदर रेस, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल बायस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन सब से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आज के टाइम पर। इनफैक्ट जो ये वायरस है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, एक पेंडेमिक जो है, ये आप कह सकते हो ये वाला पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ही वायरस खत्म होगा आपको मालूम होगा ये पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होता हुआ नजर आएगा। रियल इमेज क्या है? रियल इमेज मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, खासकर बात करें इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेगी। गाज़ा के अंदर लोग इतने परेशान हैं, लोगों को किस तरीके से जी रहे हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया गया, जो लैंड मास है सी के, उसके जो ओशियंस हैं वो आप देख पाओगे लगातार वो इंटरसेप्ट होकर नजर आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। मुद्दा ये है कि ऐसा वर्ल्ड हो, ऐसी दुनिया हो, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करें, तो सिर्फ विजुलाइज करने की बात करी गई, इमेजिन करने की बात करी गई है। ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर कोई बॉर्डर वायर ना हो, कोई चेक पोस्ट ना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ऐसा वर्ल्ड कितना अच्छा लगेगा जहाँ पर सब चीज़ें एक साथ मिली पड़ी हैं और एक तरीके से लैंडस्केप पूरा का पूरा जुड़ा पड़ा है। चाहे वो ओशन, माउंटेन, सब एक कंट्री के, सारी पूरी की पूरी कंट्री जो है आपस में जुड़ी पड़ी है। कोई भी बॉर्डर्स वगैरह है ही नहीं, सब आपस में जो है ट्रस्ट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा जो लैंडस्केप है वो एब्जॉर्ब करेगा काफ़ी सारी चीज़ें, साथ ही साथ और भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहना यह है कि ऐसा बिलीव करा जाए कि जो भी कंट्री के अंदर जो है भी आप कह सकते हो दुनिया भर में, खासकर रेस, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटीज़, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर इनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स उठती हैं तो कहीं ना कहीं इससे डिवाइड वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है, लोग बंटने चालू हो जाते हैं और वही सिस्टम हम लोग आज के टाइम पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हाउएवर एट द बैक ऑफ माइंड, देखो यहाँ पे तो एग्जैक्टली ये बोला गया कि कंट्री ऐसा है, बिल्कुल पीसफुल तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सब कंट्रीज़ आपस में मिली पड़ी हैं, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, पूरी एक ही बादल हैं, एक ही पहाड़ हैं, एक ही नदियां हैं, सबकी ये शानदार चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उसके बाद रियलिटी की बात करी गई, बैक ऑफ द माइंड। रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है, आप देख पाओगे बांग्लादेश से माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैक्सिको के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, मोरक्को के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पर दुनिया भर में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इमिग्रेंट लॉज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा, और खासकर इन्होंने टारगेट किया है माइग्रेंट वर्कर्स को ही। ठीक है, और एग्जैक्टली क्या है, जो ये फेंस होता है एक तरीके से, जो बॉर्डर होता है, वो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ आता है। और खासकर देखो होना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है ना, इन्हीं चीज़ के ऊपर चीज़ बटी हुई हैं, सारी चीज़ें, सारी कंट्रीज़ बटी हुई हैं, सब ना कहीं सब कुछ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और वही चीज़ बोली गई, जो बॉर्डर्स वगैरह आज के टाइम पर हम लोग फ्रैक्चर्ड तरीके से खड़े हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो आर्मी वगैरह खड़ी है बॉर्डर के ऊपर, वो निगरानी रख रहे हैं वो लोग, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को एक तरीके से निगरानी कैसे रख रहे हैं, छुप छुप कर यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है, दूसरों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स कंट्री के अंदर देखने को मिली। ये सब नहीं होना चाहिए, सारी कंट्रीज़ को एक होना चाहिए कि ज़रूरत ही ना पड़े कि ऐसे यहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा रहे। ठीक है, बॉर्डर्स ही नहीं होंगे तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिल पाएंगी, रेसिज्म वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, खासकर उन्होंने टारगेट किया क्या है, आप देख पा रहे होंगे, बार बार किस चीज़ का मेंशन किया गया है, रेसिज्म, कास्ट, रिलीजन। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद दूसरी चीज़ माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में इन्होंने यही बोला, माइग्रेंट वर्कर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो सेलर्स की तरह वर्क करवाया जाता है, लेबर की तरह वर्क करवाया जाता है पूरी तरह से। जो क्लाइंट्स हैं एक तरीके से आप कह सकते हो उनको बोला है क्लाइंट्स बट सेलर्स ऑफ देयर लेबर, देयर ब्लड, देयर स्वेट एंड देयर टीयर्स, इस तरीके से। और कब तक यहाँ पर ये साइलेंट रहने वाले माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, क्योंकि दुनिया भर में माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पर आप देख पाओगे जो ये बांग्लादेश वाला से जो इशू हुआ था, वहाँ से जो माइग्रेंट वर्कर्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो कब तक यहाँ पर ये चीज़ें इग्नोर करी जाएंगी, कब तक यहाँ पे क्वेश्चन इनके सारे बहुत सारी चीज़ें उठाए गए, कब तक यहाँ पे ये सारी चीज़ें इग्नोर करी जाएंगी, कब इनका सोल्यूशन निकाला जाएगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, श्योरली फिर एट द लास्ट बोला क्लीन एयर, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, लैंड और शेल्टर, फूड, ये सब एक ब्राइट राइट है। और ये सब इन सब चीज़ों का एक तरीके
जैसे क्लीन हेयर, ड्रिंकिंग वाटर हो, खाने को हो, छत हो सर पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हक हैं हर एक माइग्रेंट वर्कर्स का, तो ये हक मिलना भी चाहिए उन लोगों को। आज के टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है। ज़्यादा हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका ये पर्सनल ओपिनियन है और ये ओपिनियन आपका, मेरा, हर किसी का ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग यहाँ पर रिलेट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस आर्टिकल से रिगार्डिंग आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश के अंदर से आप कह सकते हो जो एक क्राइसिस हुआ था, ठीक है, वहाँ से जो है माइग्रेंट वर्कर्स जो कि आज के टाइम पर आते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वो वाला आप एक रोल पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हाँ, बस खाली इंडिया का आप यही पढ़ सकते हो इशू, और ज़्यादा इसमें कुछ इतना मेंशन है नहीं जो कि हमारे एग्जाम से हम रिलेट कर पाएँ। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, क्योंकि पेज नंबर जो नेक्स्ट है वहाँ पर 2 पर्सन का इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। इन दोनों के बीच में ये इंटरव्यू हुआ है, जीके पिल्लाई और यहाँ पर सैयद अकबरुद्दीन है, ठीक है, अकबरुद्दीन। और ये बस ख़त्म होता है न्यूज़पेपर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।